मैंने 5 दिन की ऑनलाइन ट्रेनिंग रखी है, आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपने अमेज़न पे अपना प्रोडक्ट बेच दिया, आपने फ्लिपकार्ट पे अपना प्रोडक्ट बेच दिया, वहाँ से आपको पैसा आना चाहिए। पैसा आने की बजाय जब आप अपनी पेमेंट ट्रांजैक्शन में देखते हैं तो वहाँ पे आपको माइनस में अमाउंट दिखाता है कि आपको देना है अमेज़न को और फ्लिपकार्ट को। वो क्या है, उसके क्या रीज़न है, मैं आपको बताता हूँ। हर एक प्रोडक्ट का दो तरीके का वेट होता है। एक डेड वेट, यानी कि प्रोडक्ट को आपने वेट स्केल पे रखा और जो उसमें यूनिट आई है 400 ग्राम 300 ग्राम, वो आपका डेड वेट काउंट होगा। बता देता हूँ किस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे किसी भी प्रोडक्ट का वेट। सपोज मैंने ये मोबाइल लिया है, अब मैं इसका आपको वेट करके दिखाता हूँ डेड वेट कैसे होगा और वॉल्यूमेट्रिक कैसे होगा। तो ये मेरे पास किचन स्केल है। यहाँ पे किचन स्केल में देखिए, मैंने इसको ऑन करा। ऑन करने के बाद जो मेरा वेट आएगा, अब मैं इसको मोबाइल को रखता हूँ तो वेट आ रहा है मेरा 156 ग्राम, यानी कि 156 ग्राम मेरा इस प्रोडक्ट का डेड वेट है। डेड वेट मतलब 160 ग्राम, सॉरी 156 ग्राम जो है मेरा डेड वेट है। ये वॉल्यूमेट्रिक वेट नहीं हुआ। वॉल्यूमेट्रिक कैसे कैलकुलेट होगा अब मैं उसको बताता हूँ आपको। देखिए, ये मेरा मोबाइल है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि ये मैं सेलर हूँ और मुझे कस्टमर्स तक पहुँचाना है और कस्टमर्स तक ये बिल्कुल अच्छी तरीके से जाना चाहिए, यानी कि इसमें कोई टूट फूट नहीं होनी चाहिए, इसकी बबल रैपिंग अच्छी होनी चाहिए। और मैंने ये जो है अपने ब्रांड का बॉक्स बनवा लिया है। तो अब मेरा मोबाइल इतना सा है, अब मैं इसको बॉक्स में बबल रैप अच्छे से पैकिंग कर देता हूँ इसका बॉक्स और इसको मैंने वॉल्यूमेट्रिक ये मैंने डाल दिया इसमें। तो मेरा डेड वेट कितना होना चाहिए? अब डेड वेट मेरा होना चाहिए आपका 156 ग्राम का जो है मेरा मोबाइल हो गया, ठीक है। और 20 ग्राम का ये मान लीजिए डिब्बा, तो कितना हो गया 180 ग्राम टोटल हम मान लेते हैं। तो यानी कि 500 ग्राम से नीचे है। अब हमें चार्ज जो पड़ना चाहिए, कितना पड़ना चाहिए? 80 रुपीज़, जो मैंने आपको बताया या जो मार्केट प्लेस ने हमें बताया वो चार्ज पड़ना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा। उसी प्रोडक्ट का जब आप LBH यानी कि वॉल्यूमेट्रिक वेट निकालते हैं तो उसका वेट जो आता है वो आपका वॉल्यूमेट्रिक काउंट होता है। मैं देखिए यहाँ पे वन साइडेड दे रखा है इंचेस में, सेकंड साइडेड दे रखा है सेंटीमीटर में। तो ये सेंटीमीटर में आप अपने बॉक्स की लेंथ ले लेंगे। सपोज जैसे ये मेरा है 16 तो मैंने 16 ले लिया, ये मेरा है 18 तो ये मैंने 18 ले लिया। इसी तरीके से आप ये ब्रेथ ले लेंगे तो ये 19 हो गया। तो इनको मैंने सेंटीमीटर में लिया और मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइडेड बाय 5000 से कर देंगे हम। 5000 से जैसे डिवाइड करते हैं जो अमाउंट मतलब जो यूनिट निकलेगी वो निकलेगी केजी में। तो आप उसको खुद कैलकुलेट कर लीजिए कि कितना केजी आपका प्रोडक्ट में लग रहा है, कितना किलो का आपका प्रोडक्ट बन गया है। तो इस तरीके से आप वॉल्यूमेट्रिक निकाल सकते हैं, यानी कि शिपिंग चार्जेस आपको वॉल्यूमेट्रिक लगने वाला है। तो आप देखिए कि आपका प्रोडक्ट क्या है, आपको किस तरीके का बॉक्स चाहिए जिसमें आपका लेंथ ब्रेथ और हाइट आपके प्रोडक्ट के हिसाब से आए। ऐसा ना हो कि 100 ग्राम्स का प्रोडक्ट है आपका, आप उसमें वॉल्यूमेट्रिक बना के उसे 500 से ऊपर चार्ज लग रहा हो आपको शिपिंग का। ये अमेज़ॉन की बात नहीं, ये फ्लिपकार्ट की बात नहीं, जहाँ पे भी आप जिस भी लॉजिस्टिक से शिप करेंगे वहाँ पे आपसे डेड वेट प्लस वॉल्यूमेट्रिक पूछा जाएगा और जो ज़्यादा होगा उस हिसाब से आपको चार्ज वहाँ पे देना पड़ेगा। एक नेगेटिव बैलेंस का जो आपको दिखने को मिलेगा उसकी जो वजह रहती है वो है आपका रिटर्न, कस्टमर रिटर्न। कोरियर रिटर्न नहीं, कोरियर रिटर्न भी ये है कि आप फ्लिपकार्ट पे अगर शिप करते हैं कोई प्रोडक्ट, जब कोरियर रिटर्न आता है तो उसका कोई शिपिंग चार्जेस हमें नहीं देना पड़ता है। बट अगर वही प्रोडक्ट कस्टमर रिटर्न होता है तो उसका हमें 2 टाइम्स पे करना पड़ता है। यानी कि अगर 80 रुपीज़ शिपिंग है तो फ्लिपकार्ट को हमें 160 प्लस GST लगभग 180 रुपीज़ हमें पे करना पड़ता है। तो ये जो अमाउंट है ये हमें फिर नेगेटिव में शो करने लगता है। सपोज हमने 10 ऑर्डर शिप करें और 10 में से 5 कोरियर रिटर्न आ गए और 5 कस्टमर रिटर्न आ गए, तो उन 5 पे 200 रुपीज़ के हिसाब से लगा लीजिए 1000 आपको नेगेटिव में वहाँ पे दिखाएगा फ्लिपकार्ट। तो ये एक और रीज़न रहता है कि कस्टमर रिटर्न पे आपको जो है नेगेटिव बैलेंस शो करता है और नेगेटिव बैलेंस शो करने पे वो आपको पे करना होता है। इसी तरीके से अमेज़ॉन पे होता है कि जब कस्टमर रिटर्न करता है, अमेज़ॉन पे तो कस्टमर हो या कोरियर हो, अगर कोई रिटर्न आ रहा है तो वो आपको वन टाइम शिपिंग चार्ज करना पड़ता है। तो अगर 10 ऑर्डर गए हैं, 5 कोरियर रिटर्न हैं प्लस 5 आपके कस्टमर रिटर्न है, तो वो आप देखेंगे तो आपको वो अमेज़ॉन पे 80 रुपीज़ के हिसाब से 10 पैकेट्स का पे करना पड़ेगा। तो ये एक और इशू है। जब आपको नेगेटिव बैलेंस आता है तो आपको रिटर्न में भी चेक करना पड़ता है कि रिटर्न की वजह से भी आपको नेगेटिव बैलेंस आ सकता है।
होता ये है कि जब हमने अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ किया तो उसमें सपोज़ हमने 5000 का एडवर्टाइजमेंट किया, अब वो एडवर्टाइजमेंट का जो रेट हमने डिसाइड किया उस हिसाब से अमाउंट हमारा डिडक्ट होता रहता है पर क्लिक पे। अब हमारे यहाँ पे पर क्लिक हो रहे हैं कस्टमर की तरफ से, बट जो सेल्स है वो जनरेट नहीं हो रही है ना अमेज़ॉन पे ना फ्लिपकार्ट पे। तो फ्लिपकार्ट वहाँ पे हमारे पे आउट में हमें नेगेटिव बैलेंस दिखाता है। अब ये नेगेटिव बैलेंस का ऐसा नहीं है कि आपको पे करना है फ्लिपकार्ट को, वो ऐसे होता है कि जब आपने प्रोडक्ट बेचा तो वो जो अमाउंट उसका आपको पे आउट देगा फ्लिपकार्ट उसमें से डिडक्ट कर लेगा। तो अल्टीमेटली हमें देना तो पड़ता है, लेकिन हमें अपने प्रोडक्ट बेच के देना पड़ता है, हमें अपनी जेब से नहीं देना पड़ता है। तो बात वही है कि आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा और आप एडवर्टाइज़ करते रहेंगे रेगुलर, तो उस केस में आपको नेगेटिव पेमेंट दिखाएगा। अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट दोनों पे इस तरीके से होता है और वो नेगेटिव बैलेंस हम सेलर्स को पे करना पड़ता है इन केस ऑफ एडवर्टाइजमेंट और जब सेल जनरेट नहीं होती है। आप इसको चेक कैसे कर सकते हैं कि आपको नेगेटिव बैलेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है? देखिए, जो मेरा तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। मैं क्या करता हूँ, एक एक्सेल मेंटेन करता हूँ डेली बेसिस पे, क्या ऑर्डर जा रहे हैं, क्या रिटर्न आ रहा है। तो जैसे ये अक्टूबर चल रहा है, तो अक्टूबर एंड में, अब सितंबर में, क्योंकि बहुत सारे ऑर्डर्स ऐसे होते हैं जो एंड ऑफ अक्टूबर में और एंड ऑफ सितंबर में आपने शिप करे हैं और वो शिप होने के बाद वो जो है आपको रिटर्न आते हैं अक्टूबर, क्योंकि 30 डेज़ की भी रिटर्न पॉलिसी है कुछ प्रोडक्ट में, कुछ में 15 भी है, कुछ में 10 भी है। तो वो आपको एंड ऑफ अक्टूबर में जो भी रिटर्न आने होंगे वो आ जाएंगे। और उसके बाद आप जो पिछला महीना गुजरा है आपका, जैसे सितंबर, तो सितंबर में आप जो है अब सितंबर की पेमेंट आप अपनी एक्सेल में चढ़ाइए, तो वहाँ से आप क्लियर होंगे। देखिए, अब मैं थोड़ा सा एक आपको आइडिया दे देता हूँ कि मेरी एक्सेल किस तरीके से दिखती है, वो मैं आपको शो कर देता हूँ। देखिए, ये मेरी एक्सेल है, यहाँ पे ये मेरी गई है वही पर्टिकुलर, ये एक्सेल आई है। अब ये मेरी अगस्त की, इसी तरीके से ये पूरे एक्सेल पूरी मेंटेन है मेरी है। और ये मेरी पुरानी एक्सेल है, जस्ट मैंने ऐसी शो कर दिया है। अभी जो नई एक्सेल हुई है उसमें पूरा फिलअप हुआ है ये पूरे कॉलम्स इसमें। तो यहाँ से इजीली मुझे पता लग जाता है कितने पर मंथ मेरे ऑर्डर गए हैं, किस कैटेगरी में गए हैं, किस में मुझे काम करना चाहिए, क्या कलर बिका, क्या आगे मुझे करना चाहिए, मुझे सब कुछ नॉलेज इससे ही होती रहती है। तो देखिए, ये जो एक्सेल है वो हमारे जैसे छोटे सेलर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती है। और इसी तरीके से मैं अपना जो है रिकॉर्ड कैप्ट करता हूँ अपने पास। अगर आप डेली बेसिस पे करेंगे कि मतलब वीकली बेसिस पे करेंगे कि आपको पेमेंट आ रही है और आप वहाँ पे नेगेटिव आ रही है, इस बार कितनी पॉजिटिव आई, इस बार कितनी नेगेटिव आई, तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इस चक्कर में मत पड़िए, ऑर्डर्स को प्रोसेस होने दीजिए, वेट करिए 1 महीने का। और जब आप प्रोसेस कर लें, जब वो ट्रांजैक्शन क्लोज हो जाए, जब पे आउट आपको फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन ट्रांसफ़र कर दे, तब आप उसको चेक करिए अपनी एक्सेल में। तब आप देखिए कितने नेगेटिव बैलेंस आ रहा है और आ रहा है तो क्यों आ रहा है। अगर कस्टमर रिटर्न है तो आप उसको अपने आप चेक करिए कहाँ पे इश्यूज़ हैं, क्यों कस्टमर रिटर्न आ रहा है, उसको अपने प्रोडक्ट को क्यूसी करिए अगर प्रोडक्ट में कमी है। अगर पैकिंग में कमी है तो पैकिंग को सही करिए। अगर आपको कुछ और लगता है प्रोडक्ट की क्वालिटी सही नहीं है, इस वजह से रिटर्न आ रहा है, तो उस पर वर्क करिए। और जब आप काम कर लेते हैं तो आपको ये रिटर्न रिड्यूस दिखेंगे नेक्स्ट मंथ में, अगर आपने सही प्रॉब्लम जज कर ली कस्टमर की। तो इस तरीके से हम अपने नेगेटिव बैलेंस को सुधार सकते हैं। दूसरा, ये जो इश्यूज़ आते हैं, ये जनरली इश्यूज़ आते हैं नए सेलर्स के साथ। जैसे मैं पुराना सेलर हूँ तो मेरे साथ नहीं आएगा ये इशू। क्यों? क्योंकि मैं पुराने सेलर्स के ऑलरेडी ऑर्डर्स शिप हुए हुए होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर किसी सेलर के 50 ऑर्डर्स पर डे आ रहे हैं, वो कैंपेन रन कर रहे हैं 1000 2000, तो उनको नेगेटिव बैलेंस नहीं आएगा क्योंकि उनके ऑलरेडी 50 ऑर्डर्स जा रहे हैं। कोई 500 रुपीज़ का प्रोडक्ट है, कोई 300 रुपीज़ का प्रोडक्ट है, तो अल्टीमेटली वो उसमें से डिडक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे नेगेटिव बैलेंस आपको नहीं दिखाता है। बट ये जो दिखाते हैं जनरली नए सेलर्स को दिखाते हैं। नए सेलर्स को किस तरीके से कि आपने अभी लॉन्च करा पैनल और आपने आप अगर 100 लिस्टिंग करी है या 50 लिस्टिंग करी है, उनको सबको एडवर्टाइज़ कर दिया। अब क्योंकि आपका प्रोडक्ट नया है, कस्टमर में आपके कस्टमर ने प्रोडक्ट परचेज़ नहीं करे हैं, कोई रेटिंग रिव्यूज़ नहीं है, तो दूसरे कस्टमर्स उन प्रोडक्ट को ख़रीदने में थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं। तो क्लिक तो कर लेते हैं बट प्रोडक्ट नहीं लेते हैं। तो वहाँ से आपको नेगेटिव होना शुरू हो जाता है कि क्लिक हो रहा है बट सेल नहीं हो रही है, जिसकी वजह से आपको नेगेटिव बैलेंस आता है। तो यहाँ पे मैं ये बोलूँगा उन सेलर्स को कि आप अपने प्रोडक्ट को ऑर्गेनिकली ग्रो करिए, ऑर्गेनिकली ग्रो होने दीजिए, कुछ चलने दीजिए, उसके बाद आप ये एडवर्टाइजमेंट का कर सकते हैं। बट थोड़ा सा प्रोडक्ट को अपने आप रन होने दीजिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे।